रिव्यू से रिलेटेड सीपीसी में हमारे पास सेक्शन 114 है और ऑर्डर 47 है। रिव्यू का मतलब होता है टू री एग्जामिन, टू लुक अगेन। नाम से पता लग रहा है रिव्यू, फिर से देखना। रिव्यू की जो एप्लीकेशन है वो उसी कोर्ट में लगाई जाती है जिस कोर्ट ने डिक्री या ऑर्डर पास करा है। सेक्शन 114 बताता है कि कोई भी इंसान जिसे लगता है कि वो एग्रीव्ड है, एक सेकंड लोड हो रहा है, कोई भी इंसान जिसे लगता है कि वो एग्रीव्ड है, ये लिखा है एग्रीव्ड, वो रिव्यू की एप्लीकेशन लगा सकता है। कब लगा सकता है? अगर जो कोर्ट ने डिक्री ऑर्डर पास करा है वो अपीलेबल है, तुम उसके अगेंस्ट अपील में जा सकते हो, पर तुम अपील में गए नहीं, या फिर वो डिक्री या ऑर्डर अपीलेबल ही नहीं है, तुम अपील में जा ही सकते हैं एज पर सीपीसी, या फिर कोई डिसीजन दिया ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ स्मॉल कोर्ट कोर्ट। तो इन तीन सिचुएशंस में तुम रिव्यू की एप्लीकेशन लगा सकते हो उसी कोर्ट में, उसी जज साहब के सामने जिन्होंने डिक्री या ऑर्डर पास करा। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं। सेक्शन 114 हो गया हमारा। द जनरल प्रिंसिपल इज दैट इफ वंस अ जजमेंट इज गिवन और डिक्री इज इशूड, देयर शुड बी नो चेंज इन सच जजमेंट और डिक्री। जनरल प्रिंसिपल ये है कि जब कोर्ट ने एक बार डिसीजन दे दिया तो फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। जो रिव्यू की पावर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो रिव्यू की पावर है ये इनहेरेंट पावर नहीं है। जैसा कि हमें पता है सेक्शन 151 सीपीसी बताता है कि हर एक कोर्ट के पास, हर सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है। मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोई भी सिविल कोर्ट कोई भी ऑर्डर वगैरह दे सकती है। पर जो रिव्यू की पावर है ये कोर्ट के पास तभी होती है जब ये स्पेसिफिकली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे साफ साफ कहा इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि जो रिव्यू की पावर है ये तभी होगी कोर्ट के पास जब वो स्पेसिफिकली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन बता रखी है लॉ ने, लेजिस्लेचर ने। अब 114 सीपीसी के हिसाब से हमने वैसे कर ही लिया, फिर से देख लेते हैं, याद हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी, अ रिव्यू लाइज फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील लाइज, ठीक है। अ डिक्री और ऑर्डर थ्रू अपील, दो अपीलेबल बट नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड, और जजमेंट ऑन रेफरेंस फ्रॉम स्मॉल कॉज कोर्ट। अब ये केस है राकेश भाटिया वर्सेस प्रमोद शर्मा, इंपॉर्टेंट है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर तुम अपील में चले गए उसके बाद तुम रिव्यू की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। अगर तुम अपील में चले गए उसके बाद तुम रिव्यू की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। वेयर इन द दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट अपील observed that an appeal would be preferred the moment it is instituted and mere institution of appeal would bar the review। अपील में चलेगा तो रिव्यू खत्म, रिव्यू का राइट तुम्हारा गया। अब ये जो रिव्यू होती है ना, रिव्यू की जो एप्लीकेशन होती है, ये तुम ऐसे नहीं कि हमें हर बार तुम हर बात पे रिव्यू की एप्लीकेशन लगा दो। रिव्यू की एप्लीकेशन तुम तभी लगाओगे जब कोई सच में वैलिड एक रीज़न है, ठीक है। सम मटीरियल एरर मैनिफेस्ट ऑन द फेस ऑफ अर्लियर ऑर्डर रिजल्टिंग इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस मस्ट बी प्रूव्ड। तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा अगर तुम्हारी रिव्यू की एप्लीकेशन को सुना नहीं गया। अ रिव्यू ऑफ अ जजमेंट में बी सॉट बाय एनीवन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कोई भी बंदा जिसे लगता है कि वो एग्रीड है वो रिव्यू की एप्लीकेशन लगा सकता है। ये हमने सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी में देख ही लिया। सुप्रीम कोर्ट ने द सुप्रीम कोर्ट टर्म्स एज डेफिनेटिव लिमिट्स टू द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इन सिचुएशंस में ही रिव्यू की एप्लीकेशन तुम्हारी सुनी जाएगी, नहीं तो नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि रिव्यू डज नॉट लाई एज अ मैटर ऑफ रूटीन प्रोसीजर। हर बात पे रिव्यू की एप्लीकेशन तुम नहीं लगा सकते, क्योंकि जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि एक बार कोर्ट ने डिक्री या ऑर्डर पास कर दिया तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। पर अगर चेंज करना है तो कोई बहुत बड़ी बात ही होनी चाहिए ना, तो बस बड़ी बात है तभी रिव्यू की एप्लीकेशन सुनी जाएगी। अब द एप्लीक क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड। अब हम देखते हैं ऑर्डर 47 रूल 1 पेज 228। ये रहा ऑर्डर 47 रूल 1। कोई भी बंदा जो एग्रीव्ड है वो
रिव्यू की एप्लीकेशन लगा सकता है। ये तीन वही बातें लिखी हैं जो हमने सेक्शन 114 में देखी। अब कब लगा सकता है? अगर किसी न्यू मैटर और इम्पॉर्टेंट मैटर की डिस्कवरी होती है, न्यू भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए, ठीक है, या फिर किसी न्यू एंड इंपॉर्टेंट एविडेंस की डिस्कवरी होती है और वो मैटर या फिर वो एविडेंस इस तरीके का होना चाहिए कि पार्टी, जब कोर्ट ने डिक्री ऑर्डर पास करा था उस टाइम पे पार्टी की वो चीज़ नॉलेज में नहीं थी, आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस, या किसी वजह से वो पार्टी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाई थी आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हें ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि भाई तुमने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करी थी जब कोर्ट ने डिक्री ऑर्डर पास करा था ना, ये लिखा ड्यू डिलिजेंस, तब तुमने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करी थी, उसके बावजूद भी वो चीज़ तुम्हारी नॉलेज में नहीं आई या फिर तुम प्रोड्यूस नहीं कर पाए। वो क्या चीज़ है? या तो वो कोई मैटर है या एविडेंस है। अब वो मैटर या एविडेंस न्यू भी होना चाहिए और इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी तुम रिव्यू की एप्लीकेशन डाल सकते हो। या फिर कोई ऐसी मिस्टेक है, कोई ऐसा एरर है जो ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड दिख रहा है, कोई ऐसी मिस्टेक है, ऐसा एरर है विच इज़ एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, जो ऊपर से दिख रहा है, प्राइमा फेसाई दिख रहा है, या फिर और कोई सफिशिएंट रीज़न है, तब भी तुम रिव्यू की एप्लीकेशन ला सकते हो। अब जो सफिशिएंट रीज़न लिखा हुआ है ऑर्डर 47 रूल 1 में, जो अभी हमने देखा, उसकी इंटरप्रिटेशन कर रखी है, शायद सुप्रीम कोर्ट ने कर रखी है कि सफिशिएंट रीज़न में क्या क्या आ सकता है। तो देखो, अगर कोर्ट, जिस कोर्ट ने डिग्री ऑर्डर पास करा है, अगर वो कोर्ट लॉ ऑफ लिमिटेशन को अप्लाई नहीं कर पाती, फेल हो जाती है टू अप्लाई द लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो एक सफिशिएंट रीज़न है रिव्यू की एप्लीकेशन डालने का। दैट द जजमेंट हैज़ बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ विच हैज़ ऑलरेडी बीन रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडेड। अगर कोई कोर्ट ने जिस लॉ के आधार पे डिक्री ऑर्डर पास करा है उसे रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया गया है, जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी, ऑर्डर पास करा, ठीक है, जिस लॉ के बेसिस पे करा उसे रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया गया, तो फिर भी तुम रिव्यू की एप्लीकेशन लगा सकते हो, ठीक है। तीसरा रीजन, दैट द जजमेंट हैज़ बीन गिवन बाय द कोर्ट विदाउट कंसीडरिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ लॉ और पार्ट देयर ऑफ। कोर्ट ने किसी सेक्शन या पार्ट ऑफ सेक्शन को कंसीडर ही नहीं करा। अभी ऐसी गलती है ना, प्राइमा फेसाई लिखी जाती हैं, तभी ये सब रीजंस दे रखे हैं, ठीक है। मान लो कोई पर्टिकुलर सेक्शन था, कोर्ट ध्यान नहीं दे पाई, कोर्ट ने उसे बिना देखे डिग्री ऑर्डर पास कर दिया। चौथा रीजन, दैट द कोर्ट हैज़ फेल्ड टू डिटरमाइन अ सब्सटेंशियल इशू। कोई सब्सटेंशियल इशू था बट कोर्ट ने उसे डिटरमाइन ही नहीं करा। वेयर द जजमेंट हैज़ बीन गिवन बाय द कोर्ट विदाउट गिविंग नोटिस टू द पार्टी। ऑडियो अल्टर पार्टम का पालन ही नहीं हुआ, दूसरी पार्टी को नोटिस ही नहीं दिया गया, उसे सुना ही नहीं गया। वेयर इट इज़ apparent फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट इनजस्टिस हैज़ occurred on account of jurisdiction, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। वेयर द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द कोर्ट इन द जजमेंट इज इनकंसिस्टेंट विद द लॉ propounded बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने डिग्री ऑर्डर पास करा है, उसका जो ओपिनियन था वो इनकंसिस्टेंट था विद द लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने propound करा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली उसके बिल्कुल इनकंसिस्टेंट बोल दी उस कोर्ट ने, जिस कोर्ट में अब तुम डिग्री, जिस कोर्ट में तुम रिव्यू की एप्लीकेशन लगाना चाह रहे हो, जिस कोर्ट ने डिग्री या ऑर्डर पास करा, उस कोर्ट ने लॉ को इस तरीके से इंटरप्रेट करा, उसका ओपिनियन इस तरीके का था कि वो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट था सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के। अब आते हैं हम, तो हमने ये जो सफिशिएंट रीज़न लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी हमने इंटरप्रिटेशन देख ली, क्या है, इसकी हमने इंटरप्रिटेशन देख ली, ठीक है। सब रूल 2, अ पार्टी हु इज़ नॉट अपीलिंग फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर मे अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ अ जजमेंट। तो जो पार्टी अपील में नहीं जा रही, क्योंकि अभी हमने देखा था कि अगर तुम अपील में चले गए तो तुम रिव्यू में नहीं जा सकते, तो अगर एक पार्टी अपील में नहीं जा रही तो वो रिव्यू में जा सकती है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, नॉट विथस्टैंडिंग कि दूसरी जो पार्टी है वो अपील में जा रखी है। देखो, दो पार्टी होती हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। एक पार्टी अपील में नहीं गई तो एज पर ऑर्डर 47 और सेक्शन 114 ऑफ CPC अब वो रिव्यू में जा सकती है। पर दूसरी पार्टी जो है, तो एक पार्टी तो चलेगी रिव्यू में, दूसरी पार्टी जो है वो अपील में चलेगी, नॉट विथस्टैंडिंग दैट पेंडेंसी ऑफ अपील बाय सम अदर पार्टी। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी पार्टी अपील में चली गई है। मैं अगर रिव्यू में गया, ठीक है, क्योंकि मैं अपील में नहीं गया था, अब दूसरी पार्टी अपील में चलेगी, तो अब इससे मेरी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी रिव्यू की एप्लीकेशन ठीक ही रहेगी। एक्सेप्ट वेयर द ग्राउंड ऑफ सच अपील इज कॉमन टू द एप्लीकेंट एंड द अपीलेंट, और when being respondent he can present to the appellate court the case
ऑन विच ही अप्लाइड फॉर रिव्यू। इसका मतलब ये है कि अगर जिस ग्राउंड पे मैं रिव्यू में गया हूँ और दूसरी पार्टी अपील में गई है, अगर वो ग्राउंड सेम है तो फिर मैं अपील में ही जाऊँगा। फिर जो उसने अपील लगाई है उसी में ही मैं जाऊँ, उसी में ही मैं अपना मतलब अपना पक्ष रखूँगा। समझ गए? तो इस सब रूल 2 का मतलब क्या है? अगर मैं अपील में नहीं गया तो मैं रिव्यू में जा सकता हूँ। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरी वाली पार्टी अपील में गई हुई है, पर अगर जिस वजह से वो अपील में गई है और जिस वजह से मैं रिव्यू में गया हूँ वो वजह सेम है, वो ग्राउंड सेम है, तो फिर मुझे अपील में ही जाना है। एक्सप्लेनेशन ये बताती है कि अगर किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे उस पर्टिकुलर कोर्ट ने जजमेंट दी, ठीक है, और जिस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे उस पर्टिकुलर कोर्ट ने जजमेंट दी उसे सुपीरियर कोर्ट ने रिवर्स या मॉडिफाई कर दिया, तो इस वजह से मैं रिव्यू में नहीं जा सकता। कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ था, ठीक है, जो ट्रायल कोर्ट ने जिस पे जजमेंट दी, अब उस चीज़ को सुपीरियर कोर्ट ने रिवर्स या मॉडिफाई कर दिया, अब इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे मैं रिव्यू में नहीं जा सकता। ये हो गया हमारा रूल 1। रूल 2 जो है वो अपना रिपील हो रखा है। रूल 3 कुछ भी नहीं है, ये बताता है कि जो फॉर्म है ना, अब रिव्यू में जा रहे हो तो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ही, मतलब जब कोर्ट में तुम एप्लीकेशन लगाते हो ना तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी कागज़ पे कुछ भी लिख दिया, एक पर्टिकुलर फॉर्म होते हैं। अब फॉर्म जो है वो शेड्यूल सीपीसी के आखिरी में दे रखे हैं, ये किस फॉर्म में किस तरीके से लिखनी होती है रिव्यू की एप्लीकेशन, तो वो वही वाला फॉर्म होगा जो मुटंडिस पता नहीं क्या होती है इनकी प्रोनाउंसिएशन, मतलब जो इन केसेस में फॉर्म होता है ना, वो सेम फॉर्म रिव्यू का भी होगा, फॉर्म सेम होगा जो इन सिचुएशंस में फॉर्म होता है। रूल 4, वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर इज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर रिव्यू इट शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन। अब कोर्ट को लगता है कि भाई बिना बात के रिव्यू में आ गया, तो कोर्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। सब रूल 2, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई एप्लीकेशन रिव्यू की जो है वो ठीक है, तो फिर कोर्ट दूसरी पार्टी को बुलाएगी और उसे भी सुनेगी। नो सच एप्लीकेशन शैल बी ग्रांटेड विदाउट प्रीवियस नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी। दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाएगा, उसे बुलाया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि भाई इस बंदे ने रिव्यू की एप्लीकेशन लगाई है, टू इनेबल हिम टू अपीयर एंड बी हर्ड इन सपोर्ट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर अ रिव्यू ऑफ विच इट इज अप्लाइड फॉर। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने रिव्यू की एप्लीकेशन लगाई है तो मैं कहूँगा कि उस पर्टिकुलर कोर्ट ने जो डिक्री पास करी थी या उस जो ऑर्डर पास करा था उसमें ये गलतियाँ थी। दूसरी पार्टी कहेगी कि कोई गलती नहीं है, ये ऐसे ही आ रहा है। पर ये तब होगा जब कोर्ट को लगता है कि भाई रिव्यू की एप्लीकेशन ठीक है, इट इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट दैट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शुड बी ग्रांटेड। ये तब की बातें हैं। अगर कोर्ट को ही लगता है कि बेकार की एप्लीकेशन है, फिर दूसरी पार्टी को बुलाने की जरूरत नहीं है। बी, नो सच एप्लीकेशन शैल बी ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर और एविडेंस विच द एप्लीकेंट एलिजिस was not within his knowledge or could not be adduced by him when the decree or order was passed or made without strict proof of such allegation। अब जो हमने सब रूल 1 में पढ़ा था ये वाला पॉइंट, कि अगर उसे कोई न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर एविडेंस मिलता है जो ड्यू डिलीजेंस के बाद भी वो नहीं दे पाया था जब कोर्ट ने डिक्री ऑर्डर पास करी थी, तो उस सिचुएशन में भी वो रिव्यू की एप्लीकेशन लगा सकता है। अब अगर ये वाला ग्राउंड की वजह से वो रिव्यू की एप्लीकेशन लगा रहा है तो उसे बहुत स्ट्रिक्ट प्रूफ देना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं वो पर्टिकुलर मैटर या एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर पाया, क्योंकि ये मतलब एक बार कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस कर दी जो हमने पहले देखा ही था, उसके बाद कोर्ट एज अ जनरल रूल उस चीज़ को वापस नहीं देखती। जो कोर्ट ने एक बार निर्णय दे दिया वो निर्णय फाइनल है, पर अगर कोर्ट उसे फिर से देख रही है तो तुम्हें स्ट्रिक्ट प्रूफ देना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि जब वो बंदा रिव्यू की एप्लीकेशन इसलिए लगा रहा है क्योंकि कोई नया मैटर या कोई नया एविडेंस उसे मिल गया, तो उसे बहुत अच्छे से प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो पहले क्यों नहीं दे पाया ये जब कोर्ट ने डिक्री ऑर्डर पास करा था। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ देते हैं। पर रूल 5, जिन जजेस ने, अगर एक से ज़्यादा जजेस थे या अगर एक ही जज था, अगर वो जजेस वहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि एक सिचुएशन ये भी हो सकती है ना कि उनका प्रमोशन हो जाए या फिर वो जॉब से रिज़ाइन कर दें या डेथ हो जाए, तो अलग बात है। नहीं तो अगर वो जजेस उस कोर्ट में अवेलेबल हैं जिन जजेस ने डिक्री ऑर्डर पास करा था, तो उसी कोर्ट में उन्हीं जजेस के सामने रिव्यू की एप्लीकेशन लगाई जाती है। वेयर द जज और जजेस और एनी वन ऑफ द जजेस, मतलब अगर एक से ज़्यादा है,
जिन्होंने डिक्री या ऑर्डर पास करा था, तो उन्हीं के पास अपील लगाई जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड, वेयर द एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू इज हर्ड बाय मोर देन वन जज एंड द कोर्ट इज इक्वली डिवाइडेड, द एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। मान लो 4 जजेस थे, 2 कह रहे एप्लीकेशन ठीक है, 2 कह रहे नहीं ठीक, तो फिर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर मेजॉरिटी, अगर 4 जजेस हैं, 3 कहते हैं कि एप्लीकेशन ठीक है, 1 कहते हैं कि एप्लीकेशन ठीक नहीं है, तो फिर एप्लीकेशन को ठीक माना जाएगा, ठीक इन द सेंस उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और रूल 7, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन शैल नॉट बी अपीलेबल। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई अपील बेकार है, अपील को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर तुम अपील में नहीं जा सकते। इट इज़ नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया अपील को, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि हम अपील को रिजेक्ट करते हैं, तो ये अपीलेबल ऑर्डर नहीं है, ठीक है। पर अगर कोर्ट ने अपील को रिजेक्ट नहीं करा, ग्रांट कर दी, कोर्ट ने ऑर्डर पास करा और एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया, तो फिर अपील में जा सकते हो। पर अपील में भी तभी जा सकते हो अगर कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं बनती, या फिर जो रूल्स दे रखे ऑर्डर 47 के उनका पालन नहीं हुआ। तो अगर कोर्ट ने एप्लीकेशन को ग्रांट कर दिया तो अपील में जाया जा सकता है, पर तभी जब कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है जिसने रिव्यू का ऑर्डर ग्रांट करा है, या फिर ऑर्डर 47 के प्रोविजंस का पालन नहीं हुआ। अब अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी इस वजह से, क्योंकि जिसने एप्लीकेशन लगाई थी वही कोर्ट में नहीं आया, अगर वो कोर्ट में आ जाता है और कहता है कि सर मैं इस वजह से नहीं आ पाया था, ये सफिशिएंट, ये रीजंस थे, और कोर्ट को लगता है कि जो रीज़न है वो सफिशिएंट है, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिस्टोर कर देगी। कोर्ट कहेगी कि ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, द कोर्ट शेल ऑर्डर इट टू बी रिस्टोर्ड। कोर्ट एप्लीकेशन को रिस्टोर कर देगी, और कोर्ट कॉस्ट देने के लिए भी कह सकती है कि टाइम वेस्ट हुआ ना, तुम आए नहीं थे तो तुमने टाइम वेस्ट करा, तो कॉस्ट कोर्ट लगा सकती है, और फिर कोर्ट डेट फिक्स कर देगी कि भाई इस डेट पे आ जाना। अब सब रूल 2 में, अब जैसे जब एप्लीकेशन उस बंदे ने दी कि मैं इस वजह से रीज़न नहीं कोर्ट में आ पाया था, कोर्ट में ना कोई भी काम मुंह जबानी नहीं होता। अगर तुम कोर्ट में नहीं आ पाए थे, तुम सफिशिएंट कॉस्ट दे रहे हो, तो तुम लिख के दोगे। अब कोर्ट अगर तुम्हारी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है, कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट कॉस्ट था, तो कोर्ट दूसरी पार्टी को बुलाएगी, ऑडियो अल्टरपार्टम का पालन होगा, दोनों पार्टी को सुना जाएगा, ठीक है। रूल 8 इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज ग्रांटेड, अगर कोर्ट ने कहा एप्लीकेशन ठीक है, रिव्यू बनता है, अ नोट देयर ऑफ शैल बी मेड इन द रजिस्टर में नोट लिख देंगे मतलब, एंड द कोर्ट मे एट वंस रीहियर द केस, कोर्ट फिर से केस को रीहियर करेगी, और या फिर कोर्ट कोई और ऑर्डर देगी जो कोर्ट को ठीक लगता है। रूल 9, नो एप्लीकेशन टू रिव्यू एन ऑर्डर मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू और अ डिग्री और ऑर्डर पास्ड और मेड ऑन अ रिव्यू शैल बी एंटरटेन्ड। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब कोर्ट ने एक बार रिव्यू की एप्लीकेशन को डिसाइड कर दिया, अब चाहे एक्सेप्ट करो चाहे रिजेक्ट करो, उसके बाद फिर से रिव्यू की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब एक बार ये नोट्स देख लेते हैं ज़रा, और भी कुछ ना एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो पढ़ने ज़रूरी है, क्योंकि प्री में तो बेयर एक्ट से ही आता है, पर मेंस में बेयर एक्ट के अलावा भी चीज़ आती है। वेयर एन एप्लीकेशन इज सबमिटेड फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री और ऑर्डर, सच एप्लीकेशन इज नॉट डीम्ड टू बी एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। अगर तुमने एप्लीकेशन लगाई है टू सेट एट असाइड एक्स पार्टी डिग्री या ऑर्डर, देखो कोर्ट एक तरफा ऑर्डर एक तरफा डिग्री पास कर सकती है, ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस में, पर जिसके अगेंस्ट वो डिग्री ऑर्डर पास करे वो एप्लीकेशन भी लगा सकता है कि इस एक्स पार्टी डिग्री या इस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट करा जाए। अब उस एप्लीकेशन का मतलब, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि वो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू है। एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री ऑर्डर अलग होती है और एप्लीकेशन फॉर रिव्यू अलग होती है। द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू सबमिटेड टू दैट कोर्ट और जज विच हैज़ गिवन द जजमेंट और डिग्री, हमने 100 बार पढ़ लिया। इन केस द जज इज ट्रांसफर्ड एप्लीकेशन में भी सबमिटेड टू हिज सक्सेसर। अभी मैंने बताया था कि अगर एज अ जनरल रूल जिन जज साहब ने डिग्री ऑर्डर पास करा है उन्हीं के पास रिव्यू की एप्लीकेशन लगती है, पर अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया तो उनकी जगह पे जो जज आए उनके पास रिव्यू की एप्लीकेशन लगा दी जाएगी। सबमिटेड टू हिज सक्सेसर, द एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू इज प्रेजेंटेड इन द सेम मैनर एज इफ इट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अपील। जिस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अपील को सबमिट करा जाता है उसी तरीके से रिव्यू की एप्लीकेशन को सबमिट करा जाता है। ऑब्वियसली इट मस्ट बी कंप्लीट विद अ कॉपी ऑफ जजमेंट और ऑर्डर एज द केस में भी। उसके साथ साथ ऑब्वियसली कॉपी ऑफ जजमेंट या ऑर्डर लगाओगे, बड़े प्रैक्टिकल रीज़न है। When an application for review is accepted by the court gives information to the opposite party and the matter is heard by the court.
सिंपल सी बात है, ऑडियो ऑर्डर पैटर्न का पालन करना है, दूसरी पार्टी को बताना है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिव्यू ऑफ ऑर्डर गिवन इन द प्रोसीडिंग ऑफ रिव्यू। ठीक है, सिंपल। द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू मस्ट बी सबमिटेड विद इन 3 days ऑफ डिलीवरी ऑफ जजमेंट। ये गलत लिखा हुआ है, 3 गलत लिखा हुआ, 30 होता है, 30 है लिमिटेशन पीरियड जो ना, वो 30 है। जिस दिन कोर्ट ने डिक्री ऑर्डर पास करी उसके 30 दिन के अंदर रिव्यू की एप्लीकेशन लगा सकते हो। ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, गलत है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ गूगल पे। हाँ, 30 दिन ही होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू मस्ट बी सबमिटेड विद इन 30 days ऑफ डिलीवरी ऑफ जजमेंट। 30 days ऑफ डिलीवरी ऑफ जजमेंट, जिस दिन जजमेंट डिलीवर हुई उसके 30 दिन के अंदर अपील रिव्यू की एप्लीकेशन लगानी है। अब कभी कभी क्या होता है, ये लिखा, एक सेकेंड, कभी कभी क्या होता है, कुछ मैथमेटिकल और अर्थमेटिकल एरर हो जाते हैं, कुछ क्लैरिकल एरर हो जाते हैं जजमेंट में या डिग्री में, तो कोर्ट उन एरर्स को करेक्ट कर सकती है। कोर्ट को ये पावर सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी देता है, पर ये रिव्यू नहीं होती, इसे रिव्यू की एप्लीकेशन नहीं बोलते। ठीक है, कोर्ट से कोई अर्थमेटिकल या क्लैरिकल एरर हो गया, कोई मैथमेटिकल एरर हो गया, तो कोर्ट से ठीक कर सकती है 152 के अंदर जो पावर दे रखी है उसका यूज़ करके, पर उसे रिव्यू की एप्लीकेशन नहीं कहते। अ रिव्यू इज नॉट अ रूटीन प्रोसीजर, हमने पहले ही देख लिया था। द कोर्ट कैन नॉट रिव्यू इट्स अर्लियर ऑर्डर अनलेस सेटिस्फाई दैट द, कहाँ गया, मटीरियल एरर मैनिफेस्ट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड अंडरमाइंस इट्स साउंडनेस एंड रिजल्ट्स इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। जो मटीरियल एरर है वो होना चाहिए, और वो भी इस तरीके का होना चाहिए कि भाई उससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ही हो गया। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जो पूरा सिविल जस्टिस सिस्टम है या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी है, उसका मेन जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है जस्टिस दिलवाना। नाम में ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, सिविल जस्टिस सिस्टम है। तो अगर कोर्ट की डिक्री ऑर्डर से पार्टीज को जस्टिस ही नहीं मिल पाया, तो फिर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, सिविल जस्टिस सिस्टम है, उसका पर्पस ही डिफीट हो गया। तो इसलिए अगर कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस दिखता है तो फिर कोर्ट रिव्यू के एप्लीकेशन को अलाउ कर देगी। Error on face of record, prima facie error on record, court cannot take suo motu review. The court does not confer on court any general power of reviewing their fundamental order, suo motu. अब इसमें ना लिखा हुआ है कि कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर नहीं होती। कोर्ट अपनी खुद की मर्जी से, सुओ मोटो का अपनी मर्जी नहीं होता, मतलब कोर्ट खुद से रिव्यू नहीं कर सकती, पार्टी एप्लीकेशन लगाती है तभी कोर्ट रिव्यू कर सकती है। पर शायद ना ये वाली बात अब चेंज हो गई। एक बार मैं जजमेंट देखता हूँ, इस पर जजमेंट है कि जजमेंट ये है कि भाई कोर्ट खुद भी सुओ मोटो भी रिव्यू कर सकती है। एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक करता हूँ। हाँ, AR अंतुले वर्सेस RS नायक के केस में कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो रिव्यू कर सकती है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो रिव्यू कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। Supreme Court can exercise a power of reviewing a decision by the court which gave it not inherent in a court but it is like a right of बेकार है। अब ये जो तो केस है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और मैसर्स ग्रीन रिव्यू, एक सेकेंड, ग्रीन व्यू टी एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस कलेक्टर, जो भी लिखा हुआ है ये, इसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है तो कोर्ट को रिव्यू की एप्लीकेशन को अलाउ कर देना चाहिए। अब एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ऐसा एरर जो सामने सामने दिख रहा है, प्राइमा फेसी दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? तो कोर्ट ने कहा ये फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस ऑफ द केस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस, ये लिखा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना। कोर्ट ने कहा कि एन एरर विच इज़ बेस्ड ऑन क्लियर इग्नोरेंस और डिसरिगार्ड ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ, कि एरर एपरेंट जो है उसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि एक ऐसा एरर, मतलब अगर कोर्ट ने लॉ के प्रोविजंस को डिसरिगार्ड कर दिया या क्लियरली इग्नोर कर दिया, तो वो एक एग्जांपल है एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। मान लो कोई पर्टिकुलर सेक्शन है उसे देखा ही नहीं, उसे इग्नोर कर दिया या डिसरिगार्ड कर दिया, तो वो एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड में आ जाएगा। और ये एक ग्राउंड है कि कोर्ट अगर ये वाली चीज़ है तो कोर्ट रिव्यू की एप्लीकेशन को अलाउ कर देगी। अब ये जो मतलब ये थी वीडियो रिव्यू को लेके, इस मतलब काफ़ी एग्जॉस्टिव बता दिया, एग्जॉस्टिव तरीके से, और इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ रिव्यू में रह गया है। थैंक यू।